नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हैं, बीएड जनरल करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में है, यहाँ पर बीएड जनरल के लिए डिस्टेंस मोड से एडमिशन के फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। सेशन आपका यहाँ पर 2024-25 बोला गया है। 2 साल की ये बीएड होती है डिस्टेंस मोड से उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएड यहाँ पर किस तरीके से होती है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके से होगा और क्या फीस रहने वाली है बीएड की और एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म की। सारी बातें एक एक करके बताने वाला हूँ। तो जो भी साथी यहाँ से बीएड करने में इच्छुक हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। पूरी जानकारी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस है बीएड जनरल का जो कि है यूपीआरटीओयू का, उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर दोस्तों बीएड जनरल और बीएड स्पेशल दोनों के ही फॉर्म निकल चुके हैं। बीएड स्पेशल की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, तो जिन साथियों को बीएड स्पेशल की जानकारी चाहिए वो ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में बीएड स्पेशल के बारे में हमने सारी जानकारी बता दी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड जनरल के बारे में। यह है दोस्तों प्रोस्पेक्टस सत्र 2024-25 यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले डेट्स की अगर बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट हैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन के बारे में, तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 19 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 अप्रैल 2024 रहेगी। फॉर्म भरने का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट उस लिंक से आप ऑनलाइन फॉर्म आवेदन के पेज तक पहुँच सकते हैं। तीसरा यहाँ पर बोला है विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क, यानी लेट फीस के साथ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1 मई से वो शुरू हो जाएगा लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की डेट। और लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे लेट फीस के साथ में। 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के और 1 अप्रैल से लेट फीस शुरू हो जाएगी और 10 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, 1 मई से 10 मई तक। इसके बाद यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर पाएंगे, जिसकी डेट रहेगी 11 मई से 15 मई के बीच में। इसके बाद आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, शुरू होंगे वो 30 मई से शुरू हो जाएंगे। आपका एंट्रेंस एग्जाम 15 जून 2024 को लिया जाएगा और आपके एंट्रेंस एग्जाम के जो सेंटर पड़ेंगे वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में पड़ सकते हैं। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे उसमें वहाँ पर आपसे 3 प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से शहर में या जिले में एंट्रेंस एग्जाम की प्रेफरेंस डालना चाहते हैं सेंटर की। तो जो भी आपके सबसे नज़दीक पड़ेगा वहाँ से आप वहाँ का सेंटर आप डाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड जनरल करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से, तो केवल वही अभ्यर्थी यहाँ से बीएड कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अन्य राज्य के कोई भी अभ्यर्थी यहाँ से जनरल बीएड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल जनरल बीएड केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही यहाँ पर कराई जाती है। बीएड स्पेशल जो है वो ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा 25 जून को आएगा और आपकी जो एडमिशन की काउंसलिंग होगी वो जुलाई 2024 में हो जाएगी, दूसरे हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। टोटल सीटों की अगर बात करें 500 प्लस 50 यहाँ पर सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 50 सीटें हैं। स्टडी सेंटर की अगर बात करें बीएड जनरल के, टोटल 10 स्टडी सेंटर हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। आप यहाँ पर इनका नाम एड्रेस देख सकते हैं, कौन कौन सा स्टडी सेंटर कहाँ पर है। एक स्टडी सेंटर पर टोटल 55 सीटें हैं, 50 प्लस 5 ईडब्ल्यूएस की। तो इस तरीके से यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, कि कौन यहाँ से बीएड कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिस्टेंस मोड से बीएड जनरल करने के लिए आपको यहाँ पर एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई भी रेगुलर मोड में, फेस टू फेस मोड में आपके पास कोर्स होना चाहिए। कौन कौन से कोर्स यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं वो अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोई भी टीचिंग आपने कोर्स कर रखा हो तो वो होना चाहिए डिस्टेंस मोड से बीएड में एडमिशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य के। अगर उत्तर प्रदेश ना लिखा होता तो यहाँ पर ऑल इंडिया वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे अभ्यर्थी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल के आता है कि केवल यूपी के जो निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वही यहाँ से बीएड जनरल कर सकते हैं डिस्टेंस मोड से। अन्य राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। जिन्होंने विज्ञान, मानविकी या फिर आर्ट्स या किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर मास्टर कर रखी है या उसके बराबर की कोई उपाधि कर रखी है, उसमें कम से कम 50% अंक चाहिए। यानी एक तो आपके पास एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोई टीचिंग कोर्स होना चाहिए, वो भी रेगुलर मोड का।
इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर मास्टर करा है तो उसमें कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंजीनियरिंग, तकनीकी, विज्ञान, गणित, अगर आपने इन सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर किया है तो उसके लिए आपको कम से कम 55% नंबर आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ पर एनसीटी वाले माने जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कोर्सेज का नाम लिखा है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर जनरल बीएड करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अथवा करके यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्होंने, यानी या तो आपके पास एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोर्स हो। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे हैं, एज अ टीचर आप काम कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है उनके लिए भी ग्रेजुएशन में शर्त रखी गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन या फिर एमए में कम से कम 50% नंबर चाहिए, और जो साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर एमए करी है उनके लिए 55% अंक यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एवं करके लिखा है सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, उनकी बात यहाँ पर बोली गई है। बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंगाकृत 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों या फिर अंगाकृत विषयों में से एक विषय स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में और एक विषय इंटर में यानी 12वीं में लिए हो। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में जो यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट नहीं है तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हो और दूसरा सब्जेक्ट आपके पास 12वीं क्लास में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य। इन सभी विषयों में से कोई भी 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में हो या फिर ग्रेजुएशन में नहीं थे तो एक विषय आपके पास 12वीं क्लास यानी इंटर में हो और एक विषय आपके पास ग्रेजुएशन में हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ नोट्स यहाँ पर बोले गए हैं। प्रशिक्षित शिक्षक का मतलब यह है कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोई भी उनने फेस टू फेस मोड में कोर्स पूरा कर रखा हो। जो आपकी एलिजिबिलिटी है प्रवेश परामर्श की तिथि को पूरी होनी चाहिए, यानी जब आपकी काउंसलिंग जो कि जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में आपकी काउंसलिंग लिखी है, जो यहाँ पर बोला गया है काउंसलिंग के टाइम तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। यानी मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो जुलाई महीने से पहले पहले जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उससे पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए ताकि आप काउंसलिंग में अपना रिजल्ट दिखा सके। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है तो भी आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन या फिर आपकी एमए जो रह रही है अभी अवेटेड है वो पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अर्हता है यानी एलिजिबिलिटी है वो काउंसलिंग की तिथि को पूरी होनी चाहिए। तो उससे पहले पहले अगर आप पूरी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद आरक्षण की अगर बात करें कि किस किस को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए और उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस या अन्य विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही उत्तर प्रदेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण और अर्हता प्राप्तांकों में छूट मिलेगी। यानी उत्तर प्रदेश के निवासी जो भी हैं केवल उन्हीं को ही एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। उनका सर्टिफिकेट भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होगा तभी उनको लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है अन्य प्रदेशों के ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी के अंतर्गत यानी जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अन्य प्रदेश से बना है तो ओपन कैटेगरी में आपको माना जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अगर आप काम कर रहे हैं किसी स्कूल में और वो स्कूल भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, यानी स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी अनरिकॉग्नाइज स्कूल में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो ना तो आपके लिए अच्छा है ना ही आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। आपका स्कूल प्राइवेट भी अगर है तो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वो स्कूल होना चाहिए जहाँ पे आप टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा, अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में और एडमिशन के टाइम में ये शो करेंगे कि आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं,
तो कोर्स पूरा होने तक, जो कि 2 साल का कोर्स है, कोर्स पूरा होने तक आपको वो जॉब करनी पड़ेगी। आप स्कूल चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जॉब छोड़कर घर पर नहीं बैठना है। इसका मतलब ये है कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में एज़ अ टीचर, नहीं तो आपका जो प्रवेश है वो कैंसल कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अब प्रवेश आपका किस तरीके से होगा दोस्तों, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम की डेट मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा डेट दिखा दूंगा। एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर जो मेरिट बनेगी उसी हिसाब से आपका प्रवेश लिया जाएगा, एडमिशन होगा। और स्टडी सेंटर 10 स्टडी सेंटर हैं। एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के हिसाब से ही जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस के अनुसार आपको आपका स्टडी सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की फीस कितनी है। तो यहाँ पर लिखा है जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये फीस है। अगर आप लेट फॉर्म भरेंगे, जो कि लेट फॉर्म भरने की डेट अलग है, लेट फीस के साथ उनके लिए 1500 रुपये की फीस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए 900 रुपये की फीस है। अगर वो लेट फॉर्म भरते हैं, लेट फीस के साथ उनके लिए 1200 रुपये फीस लगेगी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की। अब बात करते हैं कि ये जो बीएड कोर्स है इसकी साल की फीस कितनी है। तो यहाँ पर लिखा है बीएड कार्यक्रम शुल्क 18,500 रुपये प्रति वर्ष है। 2 साल का ये कोर्स रहेगा दोस्तों। 1 साल की फीस 18,500 रुपये है। जब आपकी एडमिशन की काउंसलिंग होगी तो 18,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर के आपको जाना होगा और पहले साल की फीस उसी समय वहाँ पर जमा हो जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर किसी भी नेशनल बैंक से आपको बनवाना पड़ेगा। वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, इनके फेवर में आपको बनवाना पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने का प्रोसेस अभी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। अब बात करते हैं दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की, कि एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनका आपको MCQ में आंसर देना है। 2 पेपर आपसे लिए जाएंगे, प्रथम खंड जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, द्वितीय खंड जिसमें 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहले बात करते हैं प्रथम खंड की। प्रथम खंड में 50-50 नंबर के 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी, 50% यानी 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस और हिस्ट्री जीके, जिसके 50 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 नंबर का पहला पेपर रहेगा, जिसे प्रथम खंड यहाँ पर नाम दिया गया है। द्वितीय खंड की अगर बात करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे आप जो अगर आपने नहीं समझी तो आपका पेपर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके 40 नंबर के क्वेश्चन तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, जो सभी को करने पड़ेंगे। यानी 40 नंबर के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथडोलॉजी और इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपसे 40 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बचे हुए 60 नंबर में यहाँ पर आपसे 5 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे और उन 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। और हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो 60 नंबर के वो क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड के हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पार्ट बी जो पेपर का रहेगा द्वितीय खंड, वो भी आपका 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। और वो 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे वो आपको बता देता हूँ। प्रथम खंड का सिलेबस भी यहाँ पर लिखा है कि आपसे क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस किस तरीके के जीके में क्वेश्चन आएंगे और किस किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन या मैथ के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे खंड में जैसे कि मैंने आपको बताया 40 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी और बचे हुए 60 नंबर के लिए आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। उनमें से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करके सॉल्व करने पड़ेंगे। उन 5 का नाम ये है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से और उन 2 सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आपको वहाँ पर टिक करने पड़ेंगे अपनी OMR शीट में। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको चयन नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल यहाँ पर आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए और MCQ क्वेश्चन होंगे 100-100 नंबर के 2 पेपर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रथम खंड में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 सब्जेक्ट रहेंगे। द्वितीय खंड में 40 नंबर का टीचिंग का रहेगा और बचे हुए 60 नंबर का आपको कोई 2 सब्जेक्ट उठा के सॉल्व करने पड़ेंगे। 20 मिनट पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम में पहुंच जाना है और अपनी सीट ले लेनी है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो टाइम का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइमिंग आपकी एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड पर लिखी होगी, तो उस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा।
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रथम खंड के क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। इसके बाद द्वितीय खंड में जैसे कि मैंने आपको बताया 40 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और उसके अलावा 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओएमआर भरने का जो तरीका है, सही तरीका पहले नंबर पे दिखाया गया है, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसी तरीके से आपको ओएमआर भरनी है। बाकी जो 4 तरीके हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी तरीका अपना लिया तो वो गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपकी एडमिशन की काउंसलिंग साक्षात्कार जो भी है वो प्रयागराज में ही होगा। उसकी डेट और टाइम आपको बाद में पता लग जाएगी जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। 18,500 रुपये 1 साल की फीस है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कुछ और फीस की। एडमिशन की काउंसलिंग पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको नगद कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर लिखा है, प्रवेश परामर्श साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को, यानी जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपये नगद जमा करने पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के जो अनुसूचित जाति SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उनको 300 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही है, इसलिए SC ST उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। तो उनको 300 रुपये नगद जमा करने पड़ेंगे। ये 500 रुपये और 300 रुपये जो फीस मैंने आपको बताई, ये काउंसलिंग की फीस है, ये अलग फीस है, ये आपको कैश जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम की फीस अलग है, और जो बीएड की फीस है 18,500 रुपये, वो फीस आपके बीएड की फीस है 1 साल की। ये बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के EWS SC ST OBC जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए कि आपके 2 साल के अंदर 4 सेमेस्टर होंगे, क्या क्या थ्योरी पेपर प्रैक्टिकल पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, क्या क्या प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। वर्कशॉप की डिटेल बता देता हूँ। पहले साल में वर्कशॉप 1 1 हफ्ते की होगी, दूसरे साल में वर्कशॉप 2 1 हफ्ते की होगी। टीचिंग प्रैक्टिस जो यहाँ पर लिखा है, पार्टिसिपेशन इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज 60 दिन, यानी 2 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस रहेगी। इसमें लेसन प्लान वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो आपके स्टडी सेंटर जो भी आपको मिलेगा एंट्रेंस के बाद में, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। यहाँ पर जो वेटेज है 30% जो नंबर रहेंगे आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल और जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, 30% नंबर तो उनके लगेंगे। और जो आपके फाइनल में थ्योरी एग्जाम होंगे, सत्रांत परीक्षा, उसकी 70% वेटेज रहेगी। इस तरीके से आपके मार्क्स बीएड के कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी काउंसलिंग क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पर होंगी, उनकी यहाँ पर जो उपस्थिति है वो 80% अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आपकी वर्कशॉप होगी या इंटर्नशिप होगी उसमें 90% उपस्थिति ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आप बीएड के एग्ज़ाम देंगे फाइनल के, वो यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। बार बार यहाँ पर बातें लिखी गई है दोस्तों कि केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्य राज्य वालों को यहाँ पर ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं यहाँ से, इस यूनिवर्सिटी से, उनको अगर स्क्राइब की ज़रूरत है तो उनको यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना पड़ेगा पहले ही, और एंट्रेंस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही आपको यूनिवर्सिटी में बातचीत करनी पड़ेगी, अपने स्क्राइब का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जितने भी हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके अलावा ये दोस्तों शपथ पत्र हैं, यानी एफिडेविट हैं, जो आपको एडमिशन की काउंसलिंग के समय बनवा कर लेकर जाने होंगे। ये सारी बातें मैं उस समय आपको बता दूंगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और एडमिशन की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। उस समय इन सभी प्रमाण पत्र और एफिडेविट को बनवा करके आपको लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यहाँ पर कई सारे नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप बीएड से संबंधित अपनी जानकारी पूछ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब यहाँ पर मांग सकते हैं। कई सारे नंबर दिए गए हैं जहां पर आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, बीएड की जानकारी अगर आपको चाहिए, तो यहाँ दिए गए नंबरों पर आप बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड डिस्टेंस मोड एडमिशन 2024 के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट है बीएड डिस्टेंस मोड
2024 के बारे में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएँ। इसके अलावा जो भी साथी इसी यूनिवर्सिटी से बीएड स्पेशल करना चाहते हैं, उसकी अलग से जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पर है, जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बीएड स्पेशल के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से बता दी है। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।